लोग 8 पिन वाली मेमोरी को फ्लैश करने के लिए, ये 8 पिन वाली मेमोरी है, इसे फ्लैश करने के लिए 8 पिन या 16 पिन वाली मेमोरी को फ्लैश करने के लिए इस प्रोग्रामर का यूज करते थे। ज़्यादातर टीवी के टेक्नीशियन जो है इसी प्रोग्रामर का अभी तक यूज करते आ रहे हैं। इस प्रोग्रामर से 8 पिन या 16 पिन वाली मेमोरी आराम से फ्लैश हो जाती है। लेकिन अब क्या है, अब बहुत सारे टीवी में हम लोग देखेंगे तो ये 48 पिन वाली ये NAND फ्लैश का यूज होने लगा है। ठीक है, ये इस फ्लैश को इस प्रोग्रामर के द्वारा फ्लैश करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ये फ्लैश नहीं हो पाता है। तो ये NAND फ्लैश होता क्या है, इसकी कैपेसिटी जो है पुराने वाले 4 पिन वाले फ्लैश की तुलना में अधिक की होती है। जैसा आपने SSD हार्ड डिस्क में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे NAND फ्लैश को कैटेगरी में लगा के SSD हार्ड डिस्क भी बनाया जाता है, या और भी बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस में आपने देखे होंगे इसे, लाइक SD कार्ड में या पेन ड्राइव में भी इस तरह के फ्लैश चिप का यूज होता है। बहुत सारे डिवाइस में देखे होंगे, पहले आईपॉड वगैरह भी आते थे, उसमें भी देखते थे तो उसके इंटरनल मेमोरी के लिए इसी चिप का यूज किया जाता था। अभी क्या है कि जो अपने अच्छे क्वालिटी के टीवी है जिनमें फीचर्स अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज भी बड़ा होगा, तो वो बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम को इसी के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ये पैरेलल में जितने अधिक लगेंगी उतना अधिक डेटा रीड राइट का स्पीड मिलेगा हमें। फिलहाल अगर हम लोग टीवी के अंदर देखें तो अक्सर एक चिप वाला ही NAND फ्लैश मिलता है। ये आने वाले समय की बात है, देखेंगे तो ये अपडेट भी हो सकता है। हमारे पास RT809H प्रोग्रामर है, ये पुराना वाला प्रोग्रामर है, ये इससे काफ़ी सुधरा हुआ है। ये RT809H, तो इस NAND फ्लैश को प्रोग्राम करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं अक्सर। अगर आप ये प्रोग्रामर लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ मिलता है इस पैकेज में। जैसे ये देख रहे हैं NAND फ्लैश की स्लॉट है, ये सॉकेट है, ये 8 पिन वाली है, और बहुत सारे सॉकेट दिए हैं इसमें। पुराने वाले प्रोग्रामर की तरह ये VGA ISP पोर्ट भी सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप लैपटॉप रिपेयर करते हैं तो IO प्रोग्राम भी कर सकते हैं इसमें आसानी से। ये इसके काफ़ी कुछ एसेसरीज वगैरह भी दिए हुए हैं इसमें। तो अभी हम लोग ये दोनों प्रोग्रामर का बारी बारी से यूज करते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये VGA ISP केबल है, अभी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। अभी इस NAND फ्लैश को हम लोग रीड राइट करके बताते हैं इस प्रोग्रामर के द्वारा। इस प्रोग्रामर का विंडो बिल्कुल RT809F की तरह ही है, कोई खास अंतर नहीं है, बस एक दो ऑप्शन आपको एडवांस मिलेंगे इसमें। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आसानी से आ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं RT809H का विंडो ओपन है। अब इससे हमें NAND फ्लैश को कनेक्ट करना है, तो ये एडेप्टर है, इसमें सही सही लगाते हैं इसे। इसे निकालते समय ध्यान रखेंगे इसका पिन बहुत बारीक होता है, पिन कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए, और सॉकेट में लगाने से पहले इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, नहीं तो ये कनेक्ट नहीं होगा प्रॉपर, एरर दिखाएगा। आप इसे पिन टू पिन सही से कनेक्ट कर लेंगे, इसे सही से इस पिन पे, इस सॉकेट पे, ये जो एडेप्टर मिला है हमें उस पर लगा लिया है हमने। अब इसे इस पर कनेक्ट कर देना है, डाल देना है इसके स्लॉट पे। ठीक है, ये लॉक को पहले अनलॉक कर लेंगे इधर से, और इसको डाल के आराम से इसे फिर से वापस लॉक कर देते हैं। लॉक हो गया।
यहाँ पे RT809H का विंडो ओपन है। पुराने वाले RT809F में जैसे हम लोग डिटेक्ट करवाते थे आईसी को, सेम वही तरीका यहाँ पे भी है। ये इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब ये किस प्रकार का चिप है वो सिलेक्ट करना होता है हमें। इस प्रोग्रामर से क्या है, ज़्यादातर 25 सीरीज वाले चिप को ही फ्लैश करते थे। ये सब जो एडवांटेज है वो इस प्रोग्रामर के अंदर नहीं था। तो अभी हम लोगों ने नैंड फ्लैश को लिया है, तो नैंड फ्लैश को ये टिक करेंगे और यहाँ पे इसका वोल्टेज सेलेक्ट करना होता है। आमतौर पे आप किसी भी नैंड फ्लैश का डाटा शीट अगर आप देखते हैं तो उस डाटा शीट के अंदर उस नैंड फ्लैश का VCC के बारे में पता चल जाता है। तो आप वहाँ से आप इजी वे में VCC पता कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3.3 वोल्ट सेलेक्ट किया है, अगर ये PCB पे भी लगे होंगे तो वहाँ पे 3.3 वोल्ट इसको VCC के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डाटा शीट से पता किया, या आप बोर्ड पे भी देख के पता कर सकते हैं कि इसके VCC पे कितने वोल्ट बन रहे हैं। ये यहाँ पे ओके का बटन है, इसे ओके कर देते हैं। ये ओके का मैसेज दिखा रहा है। एक बार हम लोग इसका प्रोग्राम रीड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रीड बटन पे क्लिक किया हमने। ये आपसे पहले ही पूछ लेता है कि रीड करके आपको कहाँ पे सेव करना है। पुराने वाले प्रोग्रामर में क्या होता था कि पहले रीडिंग का प्रोसेस चलता था, उसके बाद फिर ये बॉक्स आता था, फिर हम लोग फाइल को रिनेम करके या जैसे भी हो जिस लोकेशन पे सेव करते थे। लेकिन यहाँ पे वो काम पहले है। जैसे हमने ये फिलिप्स के किसी मॉडल का लिया है, तो जो भी मॉडल हो उसे हम लोग जो भी मॉडल हो उसे सेलेक्ट कर लें और उसे रीनेम कर देंगे। फ़ायदा ये होगा इससे कि बाद में कभी आपको इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा छानबीन नहीं करना पड़ेगा, आप इजी वे में फाइंड कर लेंगे। और ये हम लोग इसके पाथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इसे डेस्कटॉप पे रखना हो या किसी ड्राइव के अंदर रखना हो, हम मान लेते हैं कि इसे हमें डी ड्राइव के अंदर रखना है, तो डी ड्राइव को सिलेक्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए तो ये रीड होना शुरू हो गया। इस नैंड फ्लैश के अंदर जो फाइल होती है वो आपको अधिक साइज़ की मिलेगी 4 पिन या 8 पिन वाले मेमोरी की तुलना में। ये इस चिप का यूज़ जो है नॉर्मल टीवी में कम होता है, ज़्यादातर अच्छे ब्रांड वाले टीवी में होता है या जिसमें फीचर्स अधिक होते हैं। क्योंकि ये बड़े साइज़ का फ्लैश है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे उसके साइज़ भी बड़े ही होंगे। ये हम लोगों ने डी ड्राइव में सेव करके रखा था। यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या क्या इसने बाकायदा एक फ़ोल्डर बना लिया है, फ़ोल्डर के अंदर सेव हुआ है। ये यहाँ पे फाइल सेव है। अगर इसके प्रॉपर्टी को देखें हम लोग तो 132 MB 132 MB का ये फाइल है। पुराने वाले 8 पिन या 16 पिन मेमोरी को फ्लैश करते थे तो ज़्यादातर वो 1 MB 4 MB 8 MB 16 MB इस तरह के साइज़ का वो उसका फाइल बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके फाइल का साइज अधिक है। तो बहुत सारे LG, सोनी, सैमसंग वगैरह के बहुत सारे मॉडल में आप देखेंगे और भी जो अच्छे मॉडल है तो उसमें यही नैंड फ्लैश का यूज किया गया है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो कभी कभी eMMC IC का भी यूज होता है। जो BGA होती है उसके लिए भी हम लोग इस प्रोग्रामर से फ्लैश करते हैं। ये स्पोर्ट का यूज करना होता है, उसमें थोड़ी सी वायरिंग डिफरेंट होती है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो eMMC को इस प्रोग्रामर से भी हम लोग फ्लैश कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रोग्रामर आते हैं eMMC को फ्लैश करने के लिए। आप चाहे तो ऑनबोर्ड भी eMMC को प्रोग्राम कर सकते हैं, या eMMC को बाहर भी निकाल के प्रोग्रामर के स्लॉट पर डाल के कर सकते हैं। वो सभी स्लॉट इस RT809H के अंदर कंपनी ने नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग दूसरा प्रोग्रामर यूज करते हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो इस प्रकार ये नैंड फ्लैश का प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया।
तो जैसे यहाँ पे देखिए, रीड जैसे हम लोगों ने किया, आप उसी तरह से आप राइट भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपको फाइल सिलेक्ट करना है, ओके, और बस राइटिंग स्टार्ट। अगर आप टीवी टेक्नीशियन हैं तो इस तरह के प्रोग्रामर आपको रखना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे मॉडल में ये नेट फ्लैश का यूज होने लगा है। धीरे धीरे टीवी का टेक्नोलॉजी भी बदल रहा है। ये राइट सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है, यहाँ पे राइट हो चुका है फाइल। राइट होने के बाद वेरिफिकेशन, देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, और लास्ट ओके का मैसेज आ रहा है। मतलब जो हमारा राइटिंग का प्रोसेस है वो पूरा डन हो चुका है। कुल मिला के राइटिंग का प्रोसेस समाप्त है, और ये समय भी बहुत कम लगाता है। उस प्रोग्रामर की तुलना में देखें तो ये थोड़ा सा कम समय लेता है। इसका रीड राइट का जो स्पीड होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है पुराने वाले प्रोग्रामर की तुलना में, और बाकी चीज़ सेम है। जैसे इसमें था आप ISP कोड का यूज़ कर सकते थे, VGA वाली, इसमें भी सेम है, HDMI सेम भी है, इस कोड को सपोर्ट करता है। तो काफ़ी कुछ समानता है इसमें, और काफ़ी एडवांटेज भी है। जैसे आपने नेट फ्लैश को प्रोग्राम किया, रीड राइट किया, उसी तरह से EMMC जो देख रहे हैं, EMMC थी VGA वाली, आप उसे भी रीड राइट कर सकते हैं। उसके लिए आप ऑनबोर्ड भी कर सकते हैं, इसे वायरिंग करके, या तो इस तरह इस प्रोग्रामर में पुराने प्रोग्रामर वाला टोटल फीचर तो है ही, उसके साथ तो बहुत सारे नए फीचर को भी प्रोग्रामर में ऐड किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया आपको EMMC के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में इस EMMC के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।